नमस्कार। सुबह की 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 10 के एजेंडे का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। थोड़ी देर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक शुरू होगी। सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में पहुंचे हैं, तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। महामंत्री संगठन धर्मपाल भी बैठक में मौजूद हैं। पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा इस बैठक में पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेंद्र पटेल भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी बैठक में पहुंचे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। कार्यकारिणी में कई अहम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। तो बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन है। 16 और 17 तारीख को यह बैठक आयोजित की गई है। कल जहां बैठक रात 8 बजे तक देखी गई थी और एक बार फिर से बैठक थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगी और कई सत्रों में इस बैठक का आयोजन किया गया है। आज चूंकि इस बैठक का दूसरा दिन है और इस बैठक के लिए तमाम बड़े चेहरे इस वक्त पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बैठक में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई और बड़े चेहरे इस बैठक में पहुंच रहे हैं और थोड़ी ही देर में इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। एक बार फिर से लगातार आपको बता दें कि तमाम राज्यों के रिपोर्ट कार्ड भी इस बैठक में देखे जा रहे हैं। जहां जहां बीजेपी शासित प्रदेश है वहां पर क्या स्थिति संगठन की है, क्या कार्य संगठन के द्वारा किया जा रहा है, इसका रिपोर्ट कार्ड पेश किया जा रहा है। तो इस बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी मौजूद हैं। जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बैठक में पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र पटेल भी बैठक में पहुंचे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी बैठक में पहुंचे हैं। एस जयशंकर बैठक में पहुंचे हुए हैं, विदेश मंत्री, और कुछ ही देर में इस बैठक की शुरुआत होगी। और देखिए, आज ही इस बैठक का समापन होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ, उद्बोधन के साथ इस बैठक का समापन होगा। माना जा रहा है कि शाम 4 बजे तक ये बैठक समाप्त हो जाएगी और इस बैठक का जो उद्देश्य है वो लगातार किस तरह से मिशन 2024 में काबिज होना है और क्या प्रदर्शन होना है, किस तरह से संगठन का काम हो कि 2024 का जो रिजल्ट है वो बीजेपी के पक्ष में आए और बेहतर तरीके से आए, इस पर चर्चा हुई। और आने वाले विधानसभा चुनावों में, जो कि 9 राज्यों में ये विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों की क्या रणनीति होगी, मंथन इस पर किया गया है। क्योंकि देखिए, बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव है और कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में रहती है और इसी चुनावी मोड को देखते हुए लगातार बीजेपी संगठन में ये बैठक जारी है। और आपको बता दें, G20 सम्मेलन भी है और उसको लेकर भी तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक कि किस तरह से तमाम पदाधिकारी इस G20 सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं, क्या क्या काम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं, इसका भी जिक्र। इसके साथ ही साथ आर्थिक मुद्दे, राष्ट्रीयतिक मुद्दे और किस तरह से सामाजिक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई है। केंद्र सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को किस तरह प्रदेशों में जनता तक पहुंचाया जाए, इसका भी जिक्र किया गया। और लगातार आज देखिए दूसरा दिन है, कहीं ना कहीं कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष अपना रिपोर्ट कार्ड देंगे। किस तरह से संगठन काम कर रहा है उसकी चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही देखिए, रणनीति लगातार बन रही है। आगे आने वाले चुनावों को लेकर क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर चर्चा लगातार, मंथन जारी है। तो विधानसभा चुनावों को लेकर एक अलग रणनीति, एक अलग बैठक की गई है, एक अलग सत्र का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनावों को लेकर एक अलग सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें क्या रणनीति बननी चाहिए, अलग अलग प्रदेशों में क्या कुछ अभी स्थिति है, क्या तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया गया। तो आज इस बैठक का समापन होगा करीब 3 से 4 बजे। प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ ये बैठक समाप्त होगी। 350 से भी ज्यादा वो बड़े पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री इस बैठक में शामिल हैं।
और अधिक जानकारी के साथ हमारे एसोसिएट एडिटर ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेश जी, लगातार आप इस पूरी बैठक में नजर बनाए हुए हैं, ग्राउंड पर मौजूद हैं। चूंकि आज इस बैठक का दूसरा दिन है और सबकी नजर यही है कि आज दूसरे दिन क्या कुछ खास रहने वाला है, किस तरह ये सत्र चलने वाला है और कब से इस बैठक की शुरुआत होगी। बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह बैठक पे पहुंच चुके हैं और बैठक क्योंकि 10 बजे से शुरू होनी थी, ऐसे में बैठक जो है शुरू हो चुकी है। जो भी मेन इस पूरी कार्यकारिणी में आने वाले जो तमाम नेता थे वो इस वक्त बैठक पे पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक पे मौजूद है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक बैठक पे मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके साथ ही धर्मपाल सिंह महामंत्री संगठन जो है प्रदेश, वो भी मौजूद है। तो सीधी सी बात ये है कि बैठक में जो है सभी लोग मौजूद हैं। इस वक्त जो केंद्रीय मंत्री भी सब बैठक पे पहुंच चुके हैं, एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, इसके पीयूष गोयल, वो सभी जो है जो केंद्रीय मंत्री इस बैठक में जो है जिनको पहुंचना था वो सभी पहुंच चुके हैं। कल राजनीतिक मुद्दे को लेकर के इस पर प्रस्ताव आया था। राजनीतिक मुद्दे को लेकर के जिस तरह से गुजरात में ऐतिहासिक जीत बीजेपी ने हासिल की, उसको लेकर के जो है न सिर्फ धन्यवाद प्रस्ताव आया, जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई। इसके साथ ही सीधे पक्ष ने जो तमाम आरोप लगाए थे, वो फिर चाहे राफेल से जुड़ा रहा हो, पेगासस से जुड़ा रहा हो, या फिर जो है दूसरे अन्य मुद्दे जो है उस पे ईडी के जो है दुरुपयोग को लेकर के मुद्दा रहा हो, ये तमाम मुद्दे थे जिस पर कोर्ट ने जो है कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में फैसले दिए। तो इसको लेकर के भी जो है प्रस्ताव में जिक्र किया गया, साफ तौर पर कहा गया कि विपक्ष लगातार झूठे हमले कर रहा है, सरकार पर झूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन वो सारे बेबुनियाद निकले। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपनी मुहर लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है तय किया कि जो है जो भी आरोप विपक्ष लगा रहा था पूरी तरीके से झूठ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो सरकार पूरी तरीके से निष्पक्षता के साथ काम कर रही है और किसी भी तरीके का कोई करप्शन इस सरकार में आज तक नहीं हो पाया। तो ये वो तमाम मुद्दे थे जिसको लेकर के कल राजनीतिक प्रस्ताव आया था, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई थी। आज भी कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपना प्रेजेंटेशन देंगे, अपना पक्ष भी रखेंगे जो है यहाँ पर जो है, और इसके साथ ही आज सामाजिक और आर्थिक मुद्दों को लेकर के भी प्रस्ताव पास होगा। खास करके क्योंकि इस वक्त जो है एस जयशंकर भी कार्यकारिणी में मौजूद है। G20 को लेकर के एक बड़ा मौका है जब G20 की अगुवाई कर रहा है हिंदुस्तान जो है, तो इसको लेकर के भी जो है बातचीत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जेपी नड्डा ने तौर पर संबोधन में कहा था जो है कि 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है, एक भी राज्य को हमें हारना नहीं है, यानी 9 के 9 राज्यों को जीतने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उस पर आगे बढ़ना है। इसके साथ ही जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के भी खास करके जो फोकस था वो 161 उन सीटों को लेकर के फोकस है जिन सीटों को बीजेपी जीतने में नाकामयाब रही थी। तो ये वो तमाम पहलू है जिसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं इस पूरी कार्यकारिणी की बैठक में जो है बातचीत हुई। कार्यकारिणी की बैठक में जो है इसको लेकर के जो है चर्चा हुई है। तो आज भी तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो गई है। आज लगभग तकरीबन 2:30 से 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे जो है। प्रधानमंत्री को उद्बोधन 3 बजे के आसपास होगा, अभी उनके आने का समय पूरी तरह तय नहीं है। 3 बजे प्रधानमंत्री अपना उद्बोधन देंगे। उद्बोधन देने में जो समापन भाषण है वो प्रधानमंत्री का होगा और उसमें प्रधानमंत्री वो रोड मैप बताएंगे, वो किस तरीके से आगे बढ़ना है, किस लाइन पर आगे बढ़ना है। कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संदेश देंगे कि हम किस लक्ष्य के साथ जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है इस पूरे जो कार्यकारिणी की बैठक है, इस बैठक में कोशिश ये की गई है कि बीजेपी एक बार फिर आम आदमी के साथ जुड़े, आम आदमी के साथ खड़े होने का जो है लक्ष्य है पार्टी का, वो यहाँ पर जो सुनिश्चित हो जो है। इस कार्यकारिणी में इसका ये भी एजेंडा रखा गया है। राजनीतिक प्रस्तावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से जो है एक तरह से पूरा क्रेडिट दिया गया, वो फिर चाहे गुजरात जीत का, साफ तौर पर जेपी नड्डा साहब ने कहा कि जो गुजरात की जीत है, गुजरात का जो ऐतिहासिक मैंडेट है, वो कहीं न कहीं 2024 के चुनाव को प्रभावित करने वाला है, मतदाताओं के बीच में परसेप्शन क्रिएट करने वाला है कि कैसे गुजरात में जो मोदी मॉडल की, गुजरात मॉडल की जिक्र की जाती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिसकी शुरुआत की थी जो है,
वो कहीं ना कहीं जो है इस वक्त जो है पूरे देश में लागू हुआ। तो सीधे तौर पर गुजरात की ऐतिहासिक जीत का क्रेडिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है दिया गया राजनीतिक प्रस्ताव में, लेकिन उस राजनीतिक प्रस्ताव में संभावनाएं और चुनौतियां इन सभी पर जिक्र किया गया। तो आज सामाजिक और आर्थिक मुद्दे पर बात होगी, देश की आर्थिक प्रगति का पैमाना होगा, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, ग्लोबल जो है जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी डेफिसिट को लेकर के जो चुनौतियां मिल रही हैं, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और किस तरीके से आर्थिक मोर्चे पर हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, देश कैसे आगे जा रहा है। निर्मला सीतारमण भी आज मौजूद है। विदेशों में हिंदुस्तान की क्या छवि है, कैसे हम लोग ग्लोबल लीडर की इमेज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसने कहीं ना कहीं जो है इन तस्वीरों को जो है बताया है कि किस तरीके से इस चर्चा के दौरान उनका भी जिक्र किया जाएगा। यानी चुनौतियां, संभावनाएं, इन सभी मुद्दों को लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन रोड मैप 2024 को लेकर के और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जेपी नड्डा साहब के कार्यकाल को लेकर के पूरे उसमें कोई चर्चा नहीं हुई है। उनको कार्यकाल का एक्सटेंशन मिलेगा या फिर कोई नया चेहरा होगा, ये वो तमाम चीजें। बिल्कुल ब्रजेश जी, और देखिए कार्यकाल का आपने जिक्र किया है, यही सवाल अभी भी सबके मन में है कि जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो आगे बढ़ाया जाएगा या नहीं, क्योंकि कल कहा जा रहा था कि शायद ये जब बैठक की शुरुआत होगी कुछ घंटों बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन देखिए अभी तक वो तस्वीर साफ नहीं हुई है। क्या लगता है कि आज की जो बैठक होने वाली है, चूंकि आज देखिए समापन भी हो जाएगा, क्या आज की बैठक में ये फैसला लिया जाएगा? इसके साथ ही साथ चूंकि मिशन 2024 की तैयारी में लगातार बीजेपी है और उसी को लेकर तमाम रणनीति बनाई जा रही है, 160 ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने अभी अपना परचम नहीं लहराया है और कहीं ना कहीं कोशिश यही रहेगी कि उन 160 सीटों पर कैसे बीजेपी अपना कमल खिला सकती है, उसे अपने कब्जे में कैसे ले सकती है। देखिए, बीजेपी के पास चुनौतियां भी हैं और बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने की वो जो संभावनाएं हैं वो भी प्रबल है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से गैर कांग्रेसी सरकार 2 बार जो है सत्ता में आई और तीसरी बार सत्ता के प्रबल दावेदार है, लेकिन इसमें वो तमाम चुनौतियां हैं। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं कांग्रेस का एक परसेप्शन क्रिएट जरूर किया है, एक बीजेपी के समक्ष एक चुनौती जरूर पेश की है। तो उन चुनौतियों से निपटने की क्या संभावनाएं हैं, किस तरीके से चुनौतियों से निपटना, इसको लेकर के भी जो है लगातार बात हो रही। इसीलिए मैंने कहा कि जब राजनीतिक प्रस्ताव की बात आई तो संभावनाएं और चुनौतियां दोनों का जिक्र हुआ। हमारी क्या कुछ चुनौतियां हैं, हमें जनता के बीच में किस तरीके से जाना है, क्या अपना पक्ष रखना है, ओबीसी एक बड़ा मुद्दा है। कल जब जो है रविशंकर प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो है ओबीसी वोट बैंक पर दावेदारी की बात हर कोई करता है जो है, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से उनको हाथ दिया है वो कोई नहीं कर पाया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर के बातचीत हो रही है। ओबीसी वोट बैंक को लेकर के जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि जाति जनगणना का मुद्दा विपक्ष लगातार उठा रहा है कि जाति जनगणना से बीजेपी भाग रही है, तो इसको लेकर के भी अपना पक्ष साफ करने की कोशिश की गई है। ये रोड मैप तैयार हुआ है कि बीजेपी के नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता वो जो है एक एक डोर टू डोर जाएंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि दरअसल जो है ये राजनीतिक व्यवस्थाएं क्या है, क्यों जो है जाति जनगणना बीजेपी नहीं कराना चाहती। इस तरह से चीजों को पक्ष को क्लेरिफाई करने की कोशिश होगी। तो एक तरह से ये जो पूरी कार्य समिति है, ये अपने आप में एक सीधे तौर पर जो है वो ब्लूप्रिंट है 2024 के लिए, जिस पर पार्टी आगे बढ़ती नजर आएगी। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात वाराणसी करेंगे। आज से बैलून फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है। बैलून फेस्टिवल का समापन 20 जनवरी को होगा। तो बैलून फेस्टिवल में शंघाई सहयोग संगठन शामिल होगा, शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। तो पर्यटन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। तो बैलून फेस्टिवल का आज से आगाज होने जा रहा है और 20 जनवरी तक ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है। बैलून फेस्टिवल में शंघाई सहयोग संगठन शामिल होगा, शंघाई सहयोग संगठन का प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। और देखिए, पर्यटन विभाग की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और आज से इस बैलून फेस्टिवल का आगाज होने जा रहा है।
अब खबर प्रयागराज से है, जहां पर सांसद विनोद सोनकर को धमकी मिली है। सांसद के भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी मिली है। बीजेपी के करतावर नेता है विनोद सोनकर। नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो सांसद के भांजे को गोली से उड़ाने की यह धमकी मिली है। बीजेपी के करतावर नेता है विनोद सोनकर, जिनके भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी दी गई है। नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। प्रयागराज से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर सांसद के भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें, बीजेपी के करतावर नेता हैं विनोद सोनकर, जिनके भांजे को गोली से उड़ाने की धमकी दी गई है। और देखिए, इसके बाद अब पुलिस ने पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज की है। और आपको बता दें कि इस मामले पर नवाबगंज थाने में उदय प्रताप सिंह के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। चर्चित आईएएस सुरेश चंद्र को नहीं मिला वीआरएस। राज्य सरकार ने अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र को वीआरएस देने से इनकार कर दिया। सुरेश चंद्र ने नवंबर 2022 में वीआरएस के लिए किया था आवेदन। तो सुरेश चंद्र 1989 बैच के आईएएस अफसर हैं। सुरेश चंद्र 31 जनवरी को होंगे रिटायर। चंद्रा का राज्य लोक सेवा अधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर हो गया है चयन। वीआरएस लेकर अधिकरण की जिम्मेदारी संभालना चाहते थे सुरेश चंद्रा, लेकिन देखिए वीआरएस देने से इनकार कर दिया गया है। तो चंद्रा का राज्य लोक सेवा अधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर चयन हुआ है, जिसके बाद वो वीआरएस लेना चाहते थे और अधिकरण की जिम्मेदारी संभालना चाहते थे, लेकिन चर्चित आईएएस सुरेश चंद्र को नहीं मिला वीआरएस। जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। तो चंद्रा का राज्य लोक सेवा अधिकरण में उपाध्यक्ष के पद पर चयन हो गया है। वीआरएस लेकर अधिकरण की जिम्मेदारी संभालना चाहते थे सुरेश चंद्रा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि चर्चित आईएएस सुरेश चंद्रा को वीआरएस देने से मना कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस फ्यूचर्स टेनिस चैंपियनशिप की है मेजबानी। 17 से 26 मार्च तक एकाना स्पोर्ट्स सिटी में होगा ये आयोजन। 25,000 अमेरिकी डॉलर होगी इनामी राशि। तो देशी से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी दिखाएंगे अपना जलवा। राजधानी लखनऊ बन रहा है स्पोर्ट्स हब। तो देशी से ज्यादा विदेशी खिलाड़ी इस मैच में भागीदारी करेंगे। तो राजधानी लखनऊ अब स्पोर्ट्स का हब बन रहा है। लखनऊ को इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन मेंस फ्यूचर टेनिस चैंपियनशिप की जिम्मेदारी मिली है, मेजबानी मिली है। और 17 से 26 मार्च तक एकाना स्पोर्ट्स सिटी में यह आयोजन होगा, जहां 25,000 अमेरिकी डॉलर इनामी राशि होगी। और इसमें देश से ज्यादा विदेश से खिलाड़ी आएंगे, हिस्सा लेंगे। तो राजधानी लखनऊ लगातार स्पोर्ट्स का हब बनता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षकों के वेतन भुगतान में नहीं चलेगी मनमानी। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर कोषागार तक ब्यौरा भेजने की समय तय। तो ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वित्त और लेखा कार्यालय से भेजे जाएंगे वेतन बिल कोषागार में हर महीने 29 तारीख को भेजे जाएंगे वेतन। अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 21 से 23 तारीख तक उपस्थिति ब्यौरा करना होगा दर्ज।
अधिकारियों को मानव संपदा पोर्टल पर 21 से 23 तारीख तक अपनी उपस्थिति का ब्यौरा दर्ज करना होगा। तो शिक्षकों के वेतन भुगतान में नहीं चलेगी मनमानी। जो लेट लतीफी देखने को मिलती थी वो अब नहीं चलेगी। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने से लेकर कोषागार तक ब्यौरा भेजने का समय तय किया गया है। ऑनलाइन व्यवस्था के तहत वित्त और लेखा कार्यालय से भेजे जाएंगे वेतन। तो वेतन बिल कोषागार में हर महीने 29 तारीख को भेजे जाएंगे वेतन। तो 29 तारीख को वेतन भेजे जाएंगे और उससे पहले 21 से 23 तारीख तक आपको उपस्थिति का ब्यौरा दर्ज कराना होगा। तो जो मनमानी चलती थी और वेतन देने में देरी देखने को मिलती थी वो अब नहीं होगी। एटा महोत्सव में खाटू भजन सम्राट कन्हैया मित्तल ने जमकर धमाल मचाया। कन्हैया के भजन सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए। लोग अपने अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट ऑन करके जमकर थिरकते रहे। कन्हैया मित्तल के लिए ऐसी दीवानगी थी कि लोग रात के 12 बजे तक भजन सुनते रहे और जमकर थिरकते रहे। अब खबर हापुड़ से, जहां चलती कार में अचानक आग लग गई। सड़क पर दौड़ रही कार बनी आग का गोला। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र के पलवाड़ा रोड की ये पूरी घटना है। तो चलती कार किस तरह आग का गोला बन गई ये तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। तो कार चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो सड़क पर दौड़ रही कार अचानक आग का गोला बन गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। हालांकि जो कार चालक था वो कूदकर अपनी जान बचाई। तो चलती कार किस तरह से आग का गोला बन गई। हापुड़ से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क पर दौड़ रही कार अचानक आग की चपेट में आ गई और आग का गोला ये पूरी कार बन गई। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई है। हापुड़ से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इस तरह की जो गाड़ी आग का गोला अचानक बन गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 5 जिलों में जल्द शुरू होंगे आयुष अस्पताल। बस्ती, रायबरेली, जालौन और बागपत के साथ बलिया में शुरू होंगे अस्पताल। अस्पतालों में मिलेगा आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक उपचार। लगभग 50 बेड के इन अस्पतालों में इलाज करा सकेंगे मरीज। तो एकीकृत आयुष चिकित्सालय और हेल्थ वेलनेस सेंटर परियोजना के तहत मंजूर हुए 24 अस्पताल। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।